नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सेफर और हार्टस्टोन विवाद। आज अपन सेफर और हार्टस्टोन के बीच जो डिबेट थी, उस डिबेट पर आज अपन चर्चा करेंगे। हालांकि किताबों में इसको इसी तरह लिखा आता है, सेफर हार्टस्टोन विवाद। अगर अपन बात करें विवाद की, तो ये इसको अपन विवाद नहीं कह सकते, ये अपने आप में एक बौद्धिक बहस थी। आज अपन पूरी की पूरी इस बौद्धिक बहस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपन इस पूरी की पूरी विवाद को, इस डिबेट को समझने से पहले हम थोड़ा सा अतीत में जाकर, भूगोल के इतिहास में जाकर कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो पूरी की पूरी डिबेट है अपने लिए आसान हो जाए। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कांट महोदय का। एक जर्मन विद्वान थे इमैनुअल कांट, जिनको अपवादवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, और ये अपवादवाद है, यही मूल जड़ थी इस पूरी की पूरे डिबेट की। इसको अपन अब आगे समझेंगे। तो इन्होंने क्या है, 1756 से लेकर 1796 तक 40 वर्षों तक एक भौतिक भूगोल नाम से एक व्याख्यान माला प्रस्तुत की थी। इस पूरी की पूरी व्याख्यान माला की वजह से ही भूगोल को एक दार्शनिक आधार मिला था। पहले क्या था साथियों, पहले कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में वेल डिफाइन नहीं था। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी समस्या थी कि भूगोल के अंदर पर्टिकुलर किस चीज का अध्ययन किया जाए, इसका विषय क्षेत्र क्या हो, इसकी प्रकृति कैसी हो। ये सारा का सारा उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस दौर में इमैनुअल कांट ने अपने सब्जेक्ट को, भूगोल को, एक बड़ा दार्शनिक आधार दिया था। इन्होंने क्या है कि ज्ञान अर्जन, मतलब टोटल सब्जेक्ट को लेकर इनका मानना था कि ज्ञान अर्जन करने की जो दो विधाएं हैं, वो दो विधाएं बताई थी इन्होंने। वो कौन कौन सी थी? एक तो था तार्किक वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा था भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। इन्होंने क्या है, जो पूरे के पूरे जो अपन ज्ञान अर्जन करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, भौतिक विज्ञान, चाहे वो जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट को उन्होंने दो भागों में बांट कर देखा। और उन दो भागों में क्या था, पहला जो वर्गीकरण था वो था तार्किक वर्गीकरण, और दूसरा था भौतिक वर्गीकरण। अब जो इनका तार्किक वर्गीकरण था ना, वो कोई भी वस्तु है, चाहे तथ्य है, परिघटना है, उनकी प्रकृति के आधार पे था। यानी जो वस्तुएं या तथ्य है, उनकी प्रकृति के आधार पे जो वर्गीकरण है, वो तो है तार्किक वर्गीकरण। और जो वस्तु और तथ्य या घटनाओं का जो कालक्रम और स्थान के आधार पे जो अध्ययन है, वो है भौतिक वर्गीकरण। यानी ये इनके दो वर्गीकरण थे। इसके आधार पर इन्होंने सारे सब्जेक्ट को, सभी विषय को अलग अलग बताया था। अब वो कैसे बताया था, अब इस चीज को अपन आगे देखते हैं। जो इनका तार्किक वर्गीकरण था, तार्किक वर्गीकरण वो क्या था, कोई भी वस्तु व घटना है, उनकी प्रकृति के आधार पे था। जो प्रकृति के आधार पे जो अध्ययन किया जाता है कोई भी तथ्य या घटना का, वो तो सारा का सारा आएगा क्रमबद्ध विज्ञान के अंदर। और क्रमबद्ध विज्ञान में जैसे भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट क्या होंगे, क्रमबद्ध विज्ञान में आएंगे। और उसके बाद जो इनका भौतिक वर्गीकरण था, जो समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन की बात की थी इन्होंने, इस भौतिक वर्गीकरण में इन्होंने जो समय के संदर्भ में अध्ययन था, उसको तो इनका मानना था कि इतिहास में आएगा। और जो स्थान के संदर्भ में जो अध्ययन होगा, वो आएगा भूगोल के अंदर। ये पूरा का पूरा इनका वर्गीकरण था। ये बहुत शानदार वर्गीकरण था। इसी वर्गीकरण के आधार पर भूगोल को एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि उसको एक दार्शनिक आधार मिला था। यहां से क्या है, भूगोल एक अलग दिशा में, एक अलग विचार के साथ आगे बढ़ा था। वो कैसे बढ़ा था, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब क्या है, जब इन्होंने भूगोल को अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों से अलग खड़ा कर दिया कि भूगोल और इतिहास दोनों अलग है भैया, ये भौतिक वर्गीकरण में आएंगे, आप इनमें अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों की तरह नियम यानी लो वगैरह या मात्रात्मक विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, केवल और केवल स्थान के संदर्भ में अध्ययन करोगे, वही भूगोल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सारे इस वर्गीकरण को लेकर एक स्टेटमेंट था, वो था कि भूगोल और इतिहास अन्य क्रमबद्ध विज्ञान की तुलना में अपवाद है। ये अपवाद कैसे है?
कि भूगोल और इतिहास है ना, वो अन्य क्रमबद्ध विज्ञान की तरह सामान्य नियमों पर नहीं चलेगा, उसमें मात्रात्मक विधियों का प्रयोग नहीं होगा। ये तो दोनों सब्जेक्ट अपवाद हैं, इतिहास और भूगोल, ये अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों की तरह नहीं है। इनमें क्या होगा, इनमें इतिहास में तो समय या कालक्रम के आधार पर अध्ययन होगा, और भूगोल के अंदर है वो स्थान के संदर्भ में अध्ययन होगा। इस तरह से इन्होंने क्या है, भूगोल और इतिहास को अपवाद बताया था दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो सारा का सारा खेल था ना, यहीं से ये डिबेट इजाद होती है, यहीं से। ठीक है, अब ये जब इन्होंने अपवाद बताया भूगोल को अन्य क्रमबद्ध विज्ञान से, तो इसमें क्या अध्ययन होगा भूगोल के अंदर? भूगोल के अंदर होगा क्षेत्रीय विभेदन, यानी क्षेत्रों के विभेद का अध्ययन होगा। अब अगर अपन बात करें क्षेत्र और स्थान के अनूठेपन का अध्ययन, यानी कैसे कोई स्थान या क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र या स्थान से अनूठा है, किस प्रकार वो अलग है दूसरे स्थान से, उसका अध्ययन भूगोल में होगा। एक स्थान या दूसरे स्थान की भिन्नता का वर्णन, कैसे वो एक स्थान दूसरे से भिन्न है, इसका वर्णन भूगोल में होगा। इसके साथ साथ ये सारा का सारा काम ईडियोग्राफिक अप्रोच से होगा। देखो साथियों, अप्रोच दो होती है, नोमोथेटिक और ईडियोग्राफिक। नोमोथेटिक अप्रोच का जो क्रमबद्ध विज्ञान होते हैं जिनमें सामान्य नियम का उनका उपयोग किया जाता है, उसमें नोमोथेटिक अप्रोच के साथ काम किया जाता है। लेकिन भूगोल में क्या होगा, ईडियोग्राफिक यानी वर्णनात्मक। ठीक है, पूरा का पूरा अध्ययन होगा। ये सारा का सारा कांट मोद्दे ने इसका आधार रख दिया था, ये नींव रख दी थी क्षेत्रीय विभेदन की। भूगोल के अंदर क्या होगा, क्षेत्र के अनूठेपन का, दो स्थानों के बीच की भिन्नता का वर्णन होगा, ये सारा का सारा भूगोल में होगा। ये कांट मोद्दे का कहना था। फिर क्या होता है, यही विचार आगे कौन बढ़ाते हैं, जर्मनी के अंदर हेटनर, रिस्टोफेन जैसे विद्वान इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जो कांट मोद्दे ने जो विचार रखे थे इसी को लेकर फिर क्या है, भूगोल का अध्ययन है वो एक क्षेत्रीय विभेदन के रूप में ही अध्ययन होने लग जाता है। फिर क्या होता है, हेटनर की एक किताब थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है, और अंग्रेजी में अनुवाद होते ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूएसए में चला जाता है। और यूएसए में जो विद्वान थे वो थे हार्सोन जो अमेरिकन भूगोलवेता थे, उन्होंने क्षेत्रीय विभेदन को लेकर एक बहुत बड़ी वकालत की थी। इनका मानना था कि भूगोल जो चला आ रहा है ना, जिसकी चर्चा कांट मोद्दे ने की, उसके बाद हेटनर, रिस्टोफेन जैसे विद्वानों ने की, भूगोल वैसा का वैसा ही है। भूगोल को क्षेत्रीय विभेदन के आधार पर ही अध्ययन होगा। भूगोल के अंदर दो स्थानों की भिन्नता का वर्णन होगा, किसी स्थान के अनूठेपन का वर्णन, ये भूगोल के अंदर होगा। इसकी वकालत क्या है, हार्टसॉन मोद्दे ने की थी। और हार्टसॉन मोद्दे ने 1939 में एक किताब लिखी थी, बहुत लोकप्रिय किताब है, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इस किताब में के अंदर क्या है, हार्टसॉन मोद्दे ने क्षेत्रीय विभेदन को समझाया था कि किस तरह से अपना जो भूगोल विषय है उसके अंदर अध्ययन क्षेत्र होगा, किस तरह से इसका पूरा का पूरा विषय क्षेत्र होगा और क्या प्रकृति होगी भूगोल की। ठीक है, इसके अंदर किताब में इन्होंने क्षेत्रीय विभेदन को लेकर लिखा था कि भौगोलिक तथ्य, परिघटना, मानव पर्यावरण अंतर संबंध के स्थानिक वितरण का विज्ञान ही भूगोल है। वो की वो चीज ही निकल कर आ गई जिसकी चर्चा कांट मोद्दे कर रहे थे, हेटनर कर रहे थे, रिस्टोफेन कर रहे थे कि भी भूगोल क्या है, भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, भूगोल प्रादेशिक विज्ञान है, भूगोल वितरण विज्ञान है। भूगोल के अंदर आप सामान्य नियमों का इनका प्रयोग मत करो, आप उन क्रमबद्ध विज्ञान के बराबर भूगोल को मत खड़ा करो। भूगोल के अंदर सीधी सी क्लियर बात है, आप दो क्षेत्रों या दो स्थानों की भिन्नता का वर्णन करो, क्षेत्रों के अनूठेपन का वर्णन करो, और जो वर्णन है वही भूगोल है। ये हार्टसॉन मोद्दे का कहना था। और इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत शानदार वकालत की थी इस बात की, और ये पूरा का पूरा उस समय यूएसए के अंदर चर्चा का विषय बन गया था। क्योंकि पहले जो कांट मोद्दे हेटनर ने बात की वो थोड़ी अधूरी बातें थी, और बाद में इसको सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप में क्षेत्रीय विभेदन पर काम किया था, वो किया था हार्टसॉन ने। ठीक है, उस किताब के अंदर लिखा था पूरा का पूरा द नेचर ऑफ जियोग्राफी के अंदर वो की वो बात है, एक स्थान से दूसरे स्थान की भिन्नता का वर्णन, क्षेत्रों के अनूठेपन का। और ये क्या है, हेटनर के कामों से प्रभावित थे। जो हेटनर ने जो किताब लिखी थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद, उसी से ये पूरे के पूरे प्रभावित हुए थे। इसका मतलब हार्टसॉन क्या है, उसी पुराने डर्रे पे चल रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी की पूरी आपको क्षेत्रीय विभेदन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ये इजाद हुआ, कांट महोदय ने कैसे सब्जेक्टों को डिफाइन किया, उसमें भूगोल को किस तरह उन्होंने अपवाद बताया, और उसी अपवाद स्वरूप भूगोल का अध्ययन आगे होने लगा। अब क्या होता है, अब अमेरिका के अंदर ये काम जोरों शोरों से चल रहा था। उस समय एक विद्वान की वहां पे एंट्री होती है, उनका नाम है सेफर महोदय। सेफर महोदय का जो पूरा नाम था वो फ्रेड कर्ट शेफर था। 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म बर्लिन में हुआ था, मूलतः ये जर्मनी के थे। वहां पर इनकी पढ़ाई अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल और राजनीति विज्ञान में हुई थी। ये इनकी बेसिक जानकारी है, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये जो शेफर महोदय थे ना, इनका थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट था। राजनीति में इंटरेस्ट था तो ये जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बन गए, और ये सदस्य बनना ही इनके लिए खतरा हो गया, क्योंकि उस टाइम हिटलर की पूरी तानाशाही जर्मनी के अंदर चल रही थी। कोई भी यहूदी उनको दिख रहा था उनको ही मारा जा रहा था। मतलब जर्मनी को तबाह करने में हिटलर का बहुत बड़ा रोल है साथियों। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखोगे, जर्मन विद्वानों के बगैर वो सब्जेक्ट अधूरा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जर्मनी में कितने बड़े बड़े विद्वान हुए थे, कितने बड़े दार्शनिक हुए थे। आज वो जर्मनी नक्शे पर ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं आता, कहीं जिक्र ही नहीं आता उस जर्मनी का। उस जर्मनी में कहाँ कहाँ तक कितने बड़े बड़े विद्वान हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सदस्य थे। इसी वजह से क्या था, इनको खतरा हुआ नाजीवाद की वजह से। ये जर्मनी छोड़कर हिटलर के डर से यूएसए में चले गए। यूएसए में इन्होंने आयोवा विश्वविद्यालय में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। वहीं से इनको भूगोल में रुचि पैदा हुई, वहीं इंटरेस्ट हुआ भूगोल में। और भूगोल में जब इनको इंटरेस्ट हुआ तो इतना ज़्यादा हुआ कि वहीं पर वो आयोवा विश्वविद्यालय में ही पढ़ाने भी लग गए भूगोल, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सारी बेसिक जानकारी थी। अब क्या होता है, अब जब ये भूगोल उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, जब ये पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या हार्टसॉन का नाम बड़े चर्चा में था। हार्टसॉन महोदय ने द नेचर ऑफ जियोग्राफी में जिस तरह से भूगोल को डिफाइन किया था, भूगोल के विषय क्षेत्र को, भूगोल की प्रकृति को, यानी भूगोल किस तरह से होगा, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन होगा, ये सारा का सारा हार्टसॉन महोदय ने उस किताब में बताया ही था, ठीक है। तब ये लेख लिखते हैं शेफर महोदय। ये लेख जो इनका था, ये उनकी किताब थी ना जो हार्टसॉन महोदय की, उसकी आलोचना के रूप में ये लेख लिखा था, भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्रीय परीक्षण। ये लेख इनका 1953 में प्रकाशित होता है। जो एएजी यानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर नाम से एक संस्था थी, उसका एक जर्नल आता है। उस जर्नल में ये 1953 में ये लेख लिखते हैं, भूगोल में अपवादवाद, ठीक है। ये लेख आते ही पूरे यूएसए के अंदर, यहाँ तक कि यूएसए में नहीं, पूरा जो भौगोलिक समुदाय था उसमें एक हड़कंप सा मच जाता है, भूचाल आ जाता है। क्योंकि जो भूगोल पुराने ढर्रे पर जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से एज ए प्रादेशिक विज्ञान, एज ए क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान के रूप में भूगोल में अध्ययन किए जा रहे थे, वो पूरा का पूरा उल्ट गया मामला। वो कैसे उल्टा, वो अपन देखते हैं। अब जो शेफर महोदय इस लेख में क्या लिखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड बात है। शेफर महोदय कहते हैं कि आप जिस क्षेत्रीय वितरण की बात कर रहे हो, भूगोल में जिस अध्ययन की बात कर रहे हो कि क्षेत्रों के वितरण का अध्ययन करना है, उनमें अंतर्निहित नियमों को भी उद्घाटित करो। आप उनसे डरो मत, आप उन क्रमबद्ध विज्ञानों से दूर मत भागो। जिस तरह से आप कह रहे हो कि क्रमबद्ध विज्ञानों के अंदर ही होगा नियमों का, हम तो नहीं करेंगे नियमों का अध्ययन, हम तो केवल और केवल क्षेत्र के वर्णन का अध्ययन करेंगे, या फिर हम दो प्रदेशों की भिन्नता का वर्णन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कोई न कोई दो स्थानों, दो क्षेत्रों या उन क्षेत्रों के बीच कोई ऐसा पैटर्न ढूंढो, और उन पैटर्न ढूंढकर कोई नियम बनाओ, और नियम बना के आप भूगोल में उसका भी अध्ययन करो, ठीक है। मतलब इनका यह कहना नहीं था कि आप क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन मत करो। उनका कहने का मतलब आप क्षेत्रों का वर्णन करो। वर्णन तो दूसरे क्रमबद्ध विज्ञान वाले भी कर रहे हैं। अब जैसे भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान वाले क्या वर्णन करते नहीं, वो भी तो करते हैं, पर उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो सामान्य नियम, जनरल लॉ भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप भी सामान्य नियम बनाओ। अगर वो नहीं बनाओगे तो आपका सब्जेक्ट अपना अस्तित्व खो देगा, भूगोल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर आपने क्रमबद्ध विज्ञान के बराबर में आपके सब्जेक्ट को खड़ा नहीं रखा तो। ये बात इन्होंने अपने लेख में कही। जिस तरह से आगे देख सकते हो आप, अगर केवल क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन भूगोल में करेंगे तो भूगोल
का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये अपना अस्तित्व ही खो देगा। क्रमबद्ध विज्ञानों के बराबर खड़ा करने के लिए सामान्य नियम भी बनाने होंगे। ये पूरी की पूरी उलट बात है वो करते हैं सेप्रमोदे। जब ये बात पूरे पूरे भूगोल समुदाय के अंदर फैलती है तब बहुत से विद्वानों का दिमाग में आती है कि हाँ यार, भूगोल में तो इस तरह भी अध्ययन हो सकता है। अपन केवल और केवल इस पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं कि भी बस क्षेत्रों का वर्णन करना है। तब क्या होता है, तब ये पूरा का पूरा भूचाल आता है। उसके बाद हार्टसोन-मोदे एक और किताब लिखते हैं 1959 में। उसके अंदर इस बात का सेप्रमोदे की बात का जवाब देते हैं। तो हार्टसोन-मोदे उस किताब में द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, इस किताब में सेप्रमोदे के सवालों का जवाब देते हैं 1959 में। हार्टसोन-मोदे कहते हैं कि जो भूगोल का मूल है वो तो क्षेत्रीय विभेदन ही रहेगा, लेकिन हो सकता है एज ए सहायक के रूप में हम मात्रात्मक विधियों का या सामान्य नियमों का प्रयोग कर सकते हैं, गणितीय मॉडलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हो सेप्रमोदे कि पूरे के पूरे भूगोल को ही आप नियमों या सामान्य लो या गणितीय मॉडलों के आधार पर ही पूरा भूगोल है वो अध्ययन किया जाने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एज ए सहायक के रूप में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो भूगोल का मूल है ना वो क्षेत्रीय विभेदन ही रहेगा। ये हार्टसोन-मोदे ने अपनी किताब में जो 1959 में लिखी उसमें उन्होंने सेप्रमोदे की बात का जवाब दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक कि इस तरह से क्षेत्रीय विभेदन की वकालत 1939 में जो किताब में की थी हार्टसोन ने, उसकी आलोचना में लेख लिखते हैं सेप्रमोदे। भूगोल में अपवादवाद एक विधि तंत्रीय परीक्षण नाम से लेख लिखते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं कि सामान्य नियमों का प्रयोग करो, कुछ नियमों को उद्घाटित करो, गणितीय मॉडलों का, मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करो, जिससे क्या होगा, जिससे आपका सब्जेक्ट है वो दूसरे क्रमबद्ध विज्ञान के बराबर खड़ा होगा, तो आपके सब्जेक्ट की भी पूछ होगी, नहीं तो आप क्या होगा, महत्व खो दोगे, सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये बात सेप्रमोदे ने की थी। उसका जवाब पूरा का पूरा इस किताब में देते हैं हार्टसोन-मोदे। अब क्या होता है, 1959 में जवाब तो हार्टसोन-मोदे दे देते हैं, लेकिन 1953 में ही मृत्यु हो जाती है सेप्रमोदे की, और वो जो लेख था वो मृत्यु के बाद ही प्रकाशित होता है, तो उसका आगे तो कोई जवाब मिलता नहीं है। लेकिन एक वियना सर्किल का अगर आपने नाम सुना होगा, 1920-30 का जो दशक था, उसके अंदर बहुत सारे विद्वान, साइंटिस्ट, दार्शनिक लोगों का एक समूह था, वो इसी चीज पे काम कर रहा था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर, प्रत्यक्षवाद पर, कि सारे सब्जेक्ट को एक वैज्ञानिक तरीके से सिस्टमेटिक रूप में व्यवस्थित किए जाएं सब्जेक्टों को, और उनके अंदर नियम, लो, ये चीजें बनाई जाए ताकि कोई भी सब्जेक्ट है वो अपनी महत्वता बनाए रखे। इस बात पे चर्चा चल ही रही थी, उस वियना सर्किल में भी चल रही थी, और उस बात को समर्थन मिल जाता है सेप्रमोदे के उस लेख से। इधर उस लेख से समर्थन मिलता है वियना सर्किल, और इधर मात्रात्मक क्रांति आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें मिलकर क्या होती है, जो प्रत्यक्षवाद का दर्शन बहुत पहले आ चुका था 18वीं शताब्दी में, ऑगस्ट काम्टे ने जिस दर्शन की बात की थी पॉजिटिविज्म के, उस दर्शन को एक मजबूत विधि तंत्र मिल जाता है, और वो विधि तंत्र मिलता है मात्रात्मक क्रांति के रूप में। और इसके साथ साथ ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा भूगोल है वो प्रत्यक्षवाद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और भूगोल के अंदर प्रत्यक्षवाद स्थापित हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सामान्य नियम बनने लगते हैं, गणितीय मॉडलों का प्रयोग होने लगता है। आपने बहुत सारे विद्वानों को पढ़ा ही होगा, सोरले, हैगेट जैसे विद्वान, खूब विद्वान काम करने लगते हैं उस दिशा में। अब क्या होता है, पूरा का पूरा भूगोल जो क्षेत्रीय विभेदन प्रादेशिक विज्ञान की तरफ था वो अब क्रमबद्ध विज्ञान की तरफ शिफ्ट हो गया। उसमें गणितीय मॉडलों का, मात्रात्मक विधियों का खूब प्रयोग होने लगा, बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। ये भूगोल में बदलाव देखने को मिला किससे, सेफर और हार्टसोन की उस डिबेट से। क्या डिबेट थी, डिबेट बहुत आसान डिबेट थी, कुछ था ही नहीं डिबेट में, मतलब ये इसको एक बौद्धिक बहस कह सकते हैं। ठीक है, ये आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर का उद्देश्य था कि अपने को इसको पूरी की पूरी सेफर और हार्टसोन की डिबेट को समझना था। अब ये अचानक से समझना, ये लेक्चर, इसके पीछे कारण क्या था, तो कारण ये था साथियों कि अभी पिछले दिनों जो नेट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर एक मुझे क्वेश्चन देखने को मिला था। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी डिबेट पे था। क्वेश्चन था कि सेफर हार्टसोन का वाद विवाद के बारे में सही कथनों की पहचान करनी थी।
तो इसमें पहला कथन था कि हार्टसोन के लिए भूगोलवेताओं ने जो बनाया वही भूगोल है, जबकि सेफर ने भूगोल क्या होना चाहिए उस प्रकार ये किया। ये बात अपन ने अभी देखी कि हार्टसोन तो उसी चीज को लेके चल रहे थे जिसको हैटनर, रिस्टोफैन, कांट जैसे विद्वानों ने काम किया था, उसी चीज को। तो जो बनाया वही भूगोल था हार्टसोन के लिए। लेकिन सेफर क्या, सेफर उससे उलट भूगोल में क्या होना चाहिए, भूगोल में किस तरह से सामान्य नियमों का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह से भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग होना चाहिए, वो पूरी की पूरी बात सेफर कहते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। उसके बाद सेफर ने क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययन को बढ़ावा दिया। नहीं जी, क्षेत्रीय विभेदन की तो अपन ने अभी बात करी, हार्टसोन मुद्दे का था पूरा का पूरा काम, ये तो इसके विपरीत थे। ठीक है, हार्टसोन ने भूगोल में अपवादवाद का पक्ष, नहीं अपवादवाद का पक्ष तो सेफर मुद्दे, इसने पूरा का पूरा लेख भी लिखा है। सेफर ने भूगोल में नियमों के निर्माण की वकालत की, ये बात सही है। ये अपन ने अभी भी देखा पीछे कि भूगोल में किस तरह से नियमों को लेकर सेफर महोदय ने अपना पक्ष रखा था, तो ये भी सही हो जाता है। पहला भी सही था। सेफर भूगोल में प्रत्यक्षवादी विधियों के अनुप्रयोग के विरुद्ध थे, विरुद्ध तो नहीं थे। इनके विचार की बदौलत ही तो भूगोल में प्रत्यक्षवाद स्थापित हुआ, किस तरह से वो मात्रात्मक क्रांति आई। ये सारा का सारा जो प्रत्यक्षवाद स्थापित होने के पीछे सेफर महोदय का ही तो काम था, जो भूगोल में एक नई डिबेट शुरू की थी इन्होंने। तो ये तो गलत हो जाएगा, विरुद्ध नहीं थे, पक्ष में थे उसके। तो इसमें ए और सी सही हो जाएगा और यही आंसर सही था। इसका मतलब कि आज के बाद अगर आप ये पूरा पूरा वीडियो लेक्चर देखते हो, सेफर और हार्टसोन की इस डिबेट को गहराई में जाके समझते हो, तो आपका आगे से कोई सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आज का पूरा यही लेक्चर था। अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों।